गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियरवेल ऐप पर स्वागत है। तो देखो बेटा, एक तो पैनिक मत हुआ करो बहुत ज्यादा। 2-4 मिनट अगर क्लास बेटा लेट भी हो जाती है तो तुम पता क्या कहते हो, सर कब क्लास स्टार्ट होगी, हम तो थक गए, हम तो परेशान हो गए। अबे नालायक को रोते ही रहोगे क्या हमेशा? सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना? 2-4 मिनट के लिए अगर क्लास बेटा लेट भी हो जाती है, कुछ ह्यूमन मिस्टेक भी होती है इस तरह की, तो बेटा 2-4 मिनट में परेशान मत हुआ करो। हालांकि हमारा पूरा प्रयास होता है कि क्लास टाइम टू टाइम स्टार्ट हो। ठीक है, चलो खैर छोड़ो, समझदार हो आप, बुद्धिजीवी हो, तो इतनी जल्दी मत घबराया करो बेटा। देखिए, सुमित साहब कह रहे हैं सर हमें तो कोरोना हो गया है, तो बेटा लापरवाही मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं आप लोगों को कि जैसे हमने आईपीसी को बता दिया, सीआरपीसी, और जो आपका जो एविडेंस एक्ट था वो हो गया। सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेना और वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मूल विधि में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो आईपीसी है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आईपीसी से बनते हैं और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एक्ट यानी कि अधिनियम से बनते हैं। लगभग आप देखोगे तो हमारे इसमें मूल विधि में 15-16 एक्ट हैं और उन एक्ट से ही लगभग 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं हर सेट में। अगर आप देखोगे तो क्योंकि यूपीएसआई के सेट में कई तरह की क्या है, यूपीएसआई में कई तरह के सेट बनते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन जो एक्ट या अधिनियम से बनते रहते हैं। तो जैसे एक्ट की अगर हम बात करें तो महिलाओं के संरक्षण से संबंधित है, एससी एसटी एक्ट अधिनियम है, बच्चों के संरक्षण से संबंधित है, इसके अलावा आयकर अधिनियम है, आपका सूचना का अधिकार है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसके अलावा जैसे रासुका कानून है या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, या फिर यातायात अधिनियम है, या फिर इसके अलावा भूमि जो है भूमि कर यानी कि लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो है संरक्षण अधिनियम है। न्यायिक वाद भी है जिसमें पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका वाद भी है और कुछ केसेस भी हैं। ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो एक्ट से संबंधित हैं। ठीक है, तो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक दिन में एक एक्ट आपका खत्म हो जाए। तो आज का हमारा जो पहला एक्ट है वो सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है। तो इसको हिंदी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहते हैं और इंग्लिश में इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अपने आप में एक कानून है, और आप जानते हो कि कोई भी कानून होता है तो वो चैप्टर में डिवाइड होता है, और इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 6। और इसमें अगर हम सेक्शन धारा की बात करें तो टोटल धाराएं कितनी है इसमें? तो टोटल धाराएं इसमें 31 है। और अगर हम शेड्यूल की बात करें इसमें तो शेड्यूल कितने हैं? जो अनुसूचियां हैं वो 2 अनुसूचियां हैं इसमें। कितनी अनुसूचियां हैं? 2। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है आया कैसे? देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे देश थे, कुछ देश तो ऐसे थे जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को जो है संवैधानिक अधिकार दिया गया, कहीं पर वैधानिक। 1766 में स्वीडन पहला देश था जो सूचना के अधिकार को लेकर आया था। हमारे देश में जो सूचना का अधिकार आया है, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं वहीं से सूचना का अधिकार हमने एक तरीके से ले लिया है। अब हमारे देश में एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन करके एक कानून आया था 2002 में, यानी कि इसको सूचना की स्वतंत्रता कहते हैं। सूचना की स्वतंत्रता एक अधिनियम आया था, ये 2002 में आया था। इसको रिप्लेस किया गया और इसको रिप्लेस करके इसके स्थान पर ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ला दिया गया। इसी को हम सूचना का अधिकार अधिनियम कहते हैं।
तो सूचना का अधिकार अधिनियम एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2002 में, यानी कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आया था। इसको रिप्लेसमेंट किया गया और इसके स्थान पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ला दिया गया। हालांकि देखा जाए तो 15 जून 2005 को जो है राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किए थे, लेकिन ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारे देश में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को। अब थोड़ा सा इसके विषय में समझो। पहला देश स्वीडन था 1766 में, जो सूचना के अधिकार को लेकर, सूचना का अधिकार वहां पर स्वीडन पहला देश बना जो सूचना के अधिकार को लेकर आया। और ये जो आपकी जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैंने कहा स्वीडन हुआ, स्वीडन के आसपास के जितने भी देश होते हैं वो सब स्कैंडिनेवियन कंट्री होते हैं, तो वहीं से हमने ये सूचना का अधिकार एक तरीके से ले लिया। अब बात आती है कि सूचना के अधिकार को लेकर क्या भारत में कोई आंदोलन वगैरह हुए या नहीं हुए, या इससे पहले कुछ राज्यों ने क्या सूचना के अधिकार को लेकर कानून बनाए या नहीं बनाए? तो आपने देखा होगा कि हमारे देश में 2005 में जब ये कानून आया, इससे पहले 9 राज्य हमारे देश में राइट टू इंफॉर्मेशन को ला चुके थे। फिर 2005 में पूरे देश के लिए संसद ने कानून बनाया और पूरे देश के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन लागू कर दिया। हालांकि इसकी जो डिमांड होती है सूचना के अधिकार की, वो राजस्थान का एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो ब्यावर जगह है, तो वहां पर मजदूर किसान शक्ति संघ, जिसका नेतृत्व जो है वो अरुणा, जो यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक अरुणा राय हैं, उन्होंने इस मजदूर किसान शक्ति जो संगठन था इसका नेतृत्व किया और अजमेर में पहली बार सूचना के अधिकार को लेकर आंदोलन किया गया। तो ये कहां पर किया गया था? अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में किया गया था। और ये संगठन का नाम क्या था? मजदूर किसान शक्ति संघ संगठन का नाम था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अरुणा राय ने। और पहली बार सूचना के अधिकार को लेकर जो है सूचना के अधिकार के कानून की मांग की गई। बात यहां पर यह आती है कि सूचना का अधिकार है क्या और सूचना के अधिकार की मांग क्यों की गई, इसका क्या रीजन है? देखिए बेटा, सूचना के अधिकार का मतलब यह है कि हालांकि अगर हम सूचना के अधिकार की बात करें तो एक वैधानिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। ये अपने आप में कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। हालांकि आर्टिकल 19 का जो पहला क्लॉज है और पहले क्लॉज का जो ए है उसमें अभिव्यक्ति के अधिकार की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में यह कहा कि भाई सूचना का अधिकार एक अभिव्यक्ति के अधिकार की तरह ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि बेशक सूचना का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन सूचना के अधिकार के थ्रू जो सूचनाएं मांगी जाती हैं लोक प्राधिकरण से, यानी कि पब्लिक ऑथोरिटी से, तो सूचना देना ये अपने आप में अभिव्यक्ति का अधिकार माना जाएगा। यानी कि अगर सूचना नहीं दी जाती है तो ये इसके अभिव्यक्ति के अधिकार का ही उल्लंघन माना जाएगा। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति जो पब्लिक ऑथोरिटी होती है वहां से सूचना मांगने का अधिकार रखता है, क्योंकि ये उसका अपने आप में एक अभिव्यक्ति का अधिकार है, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार ही माना जाएगा। समझे? अब यहां पर बात आती है कि हम जब सूचना के अधिकार अधिनियम को आगे पढ़ेंगे तो जो इसकी धारा 2 है उसमें जो 2H है वो लोक प्राधिकरण की बात करता है, पब्लिक ऑथोरिटी की बात करता है। पब्लिक ऑथोरिटी जो शब्द है अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है। पब्लिक ऑथोरिटी का मतलब क्या माना गया है? यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कौन सी ऑथोरिटी आएंगी, यानी कि उस पब्लिक ऑथोरिटी कौन कौन सी मानी जाएंगी जिनके तहत, यानी कि जिनसे सूचना मांगा जाता है, तो उस पब्लिक ऑथोरिटी की बात आर्टिकल 2H में की गई है। अब पब्लिक ऑथोरिटी का मतलब या लोक प्राधिकरण का मतलब यहां पर यह माना गया है कि जैसे संसद के किसी कानून के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के द्वारा किसी ऑथोरिटी को बनाया गया है, या संसद के द्वारा किसी पब्लिक ऑथोरिटी को बनाया गया है, या इसके अलावा संविधान में कोई वर्णित पब्लिक ऑथोरिटी है, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भाई समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के द्वारा कोई अगर ऑथोरिटी बनाई गई है, या इसके अलावा कोई ऐसी संस्था है
कि चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, तो वो भी एक लोक प्राधिकरण में वो संस्था मानी जाएगी, पब्लिक अथॉरिटी ही मानी जाएगी। अब कई बार आपने मुद्दे देखे होंगे, जैसे चीफ जुडिशियल, जो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, क्या वो पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर बड़ा विवादित मुद्दा उठा। और 2019 में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, ये भी अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है और ये सूचना के अधिकार के दायरे में आएगा और यहां से सूचना मांगी जा सकती है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में 2020 में पिछली साल प्रधानमंत्री एक केयर फंड बनाया गया, और प्रधानमंत्री जो केयर फंड बनाया गया उसमें काफी करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों में रुपया आया। और पीएमओ ऑफिस से ये पूछा गया कि पहली बात तो पीएम केयर फंड ये पब्लिक अथॉरिटी में आता है या नहीं आता, तो पीएमओ ने स्पष्ट जवाब दिया कि ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता और हम सूचना के अधिकार के थ्रू इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हालांकि इसको लेकर मुद्दा भी बना, कई बार अपोजिशन पार्टी ने भी मुद्दा बनाया, तो वहां पीएमओ ने अपने स्पष्टीकरण ये दिया कि पहली बात तो ये दान का पैसा है, पब्लिक ने कोई हमें टैक्स के रूप में थोड़ी पैसा दिया है, ये तो दान के रूप में दिया है। तो ये जो पीएमओ केयर फंड जो है ये अपने आप में कोई पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आता है और देन इसकी जानकारी हम जो है पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, ये बात बोल दिया गया। इस तरह के कई मामले उठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सूचना के अधिकार को लाने के पीछे कारण क्या था, कि ताकि जो शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को लाया जा सके, भ्रष्टाचार को कम किया जा सके, लोगों तक सूचना की पहुंच सके। तो इस तरह की जो समस्याएं हो रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सूचना के अधिकार की मांग यहां पर की गई थी। लेकिन सूचना के अधिकार को लेकर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जितने भी लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी होती है वहां सूचना मांगी जाएगी। बहुत से ऐसी भी संस्थाएं होती हैं जो गोपनीय होती हैं या उनकी जो सूचनाएं बड़ी गोपनीय होती है। जैसे आपने देखा होगा कि डिफेंस से संबंधित सूचनाएं या डिफेंस से संबंधित संस्थाएं होती हैं, वहां सूचना नहीं मांगी जा सकती। और हमारी अनुसूची जो सेकंड है इस कानून की, उसमें लिखा भी है कि ये संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर ये लोक प्राधिकरण में तो आती हैं, लेकिन बट यहां पर सूचनाएं आपको नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, यानी कि वहां राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वहां सूचनाएं नहीं दी जा सकती कि जिससे हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता अगर प्रभावित होती हो, जिससे हमारे विदेशी संबंध किसी देश के साथ प्रभावित होते हों, या इसके अलावा कोई अपराध का उत्तीपन हो रहा हो, तो वहां पर भी राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है सूचना नहीं दी जा सकती है। या इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं कि जहां पर जो है उसमें यह बोला गया है कि ये सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, एकता और अखंडता का मामला हो, या हमारी कोई वाणिज्यिक गोपनीयता का मामला हो, या फिर इसके अलावा कोई संसदीय विशेष अधिकार का मामला हो, तो वहां सूचना देने से मना किया जा सकता है। या जीवन के खतरे में कोई बात डालती हो या कोर्ट की अवमानना का मामला हो, तो वहां सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं मांगी जा सकती। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो बातें हमारी संसद में ओपन की जा सकती हैं, उन बातों के तहत या उस दायरे में हम सूचना मांग सकते हैं, और जो बातें हमारी पार्लियामेंट में भी ओपन नहीं की जा सकती, वो बातें हम सूचना के अधिकार के तहत नहीं मांग सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो ये जो आपका सेक्शन जो 31 सेक्शन है और चैप्टर इसमें 6 हैं, तो यहां पर हम ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम इस बात को भी कहता है कि केंद्र में एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा और राज्यों में एक राज्य सूचना आयोग होगा। तो इसी कानून के तहत केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग बनाए गए हैं और राज्यों में राज्य सूचना आयोग बनाए गए हैं, ताकि जो है राइट टू इंफॉर्मेशन का संरक्षण किया जा सके। ठीक है? तो यानी कि ये जो केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग बनाए गए हैं, तो इसकी रक्षा की जा सके। समझ में आ गया? देखिए, सूचना के अधिकार के तहत आप एक सादे कागज पर सूचना मांग सकते हो। ठीक है? सूचना क्यों मांगी जा रही है, इसका कारण कोई बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? और आप सूचना जो है कोई
20 साल पुरानी, यानी कि कहने का मतलब है कि आप 25 साल से पुरानी कोई पुरानी सूचना नहीं मांग सकते हो। अगर कोई बात 25 साल से पुरानी है तो वहां सूचना के अधिकार के थ्रू सूचना नहीं मांगी जाएगी। तो बेटा सूचना का अधिकार जो है आपका खत्म हो गया। तो बेटा सूचना का अधिकार सिर्फ इतना ही था। तो भाई बेटा मैंने राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म करवा दिया है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों देखो विस्तार के साथ समझ लेते हैं। तो पहली बात तो सूचना का अधिकार क्या है। तो हमने एक बात यहां पर समझी, तो ये जो सूचना का अधिकार जो हम बार बार कह रहे हैं, जिसको हम आरटीआई कहते हैं, तो हमने देखा कि पहली बात तो एक वैधानिक अधिकार है। ये वैधानिक अधिकार एक लीगल राइट है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसको आर्टिकल 19 के 1A के अनुसार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में भी लिया जाता है। स्वीडन पहला देश था जिसको लेकर आया था 1766 में। तो विश्व का पहला देश कौन सा था? स्वीडन था। समझे इस बात को? तो विश्व का पहला देश कौन सा था? स्वीडन था। सूचना के अधिकार को लेकर सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो हम देख सकते हैं कि कहां पर हुआ था। जो अरुणा राय के नेतृत्व में अजमेर के ब्यावर में जो मजदूर किसान शक्ति संघ द्वारा लाया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपने साइड में लिख लिए होंगे। तो मैंने कहा कि सूचना का अधिकार एक वैधानिक अधिकार, एक लीगल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आर्टिकल 19 के 1 क्लॉज ए के तहत इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी माना जाता है। स्वीडन पहला देश था जो इसको लेकर आया 1766 में सूचना के अधिकार को, और हमारे देश में इसको लेकर जो आंदोलन हुआ वो अरुणा राय के नेतृत्व में अजमेर के ब्यावर में मजदूर किसान शक्ति संघ द्वारा इसका आंदोलन लाया गया था। इतना समझे कि नहीं समझे? लिखवा रहा हूं बेटा, समझ में आ जाएगा, आप परेशान मत हो। यहां पर सिर्फ मैंने इतना बताया कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम था 15 जून को
राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था 2005 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 में, और ये लागू हुआ था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन आज की डेट में देखें तो हमने देखा कि 31 अक्टूबर 2019 को अब ये कहां पर लागू हो गया है, जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू कर दिया गया है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को आपने देखा होगा कि भाई जम्मू कश्मीर का संविधान खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया, तो अब जम्मू कश्मीर में भी ये लागू है, जबकि पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। अब क्योंकि अपने आप में ये कानून है, तो इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, धाराएं 31 हैं, अनुसूचियां 2 हैं, और एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया था, उसको रिप्लेस करके ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ला दिया गया था। हालांकि कुछ राज्य ऐसे थे जो इससे पहले अपने अपने राज्यों में राइट टू इंफॉर्मेशन ला चुके थे, लेकिन 2005 में संसद के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन को लेकर पूरे देश के लिए कानून बना दिया गया, और ये कानून 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। हालांकि 9 स्टेट थे जो 2005 से पहले अपने अपने राज्यों में ला चुके थे, जैसे तमिलनाडु 1997 में ला चुका था, गोवा 1997 में ला चुका था, आपने देखा होगा कि दिल्ली 2001 में ला चुका था, कर्नाटक और राजस्थान 2000 में ला चुके थे, महाराष्ट्र 2002 में ला चुका था, असम 2002 में ला चुका था, मध्य प्रदेश 2003 में, जम्मू कश्मीर 2004 में ला चुका था। तो 9 राज्य ऐसे थे जो इससे पहले कानून बना चुके थे, लेकिन जब 2005 में ये कानून आया तो पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इतना बेटा ये लिख लिया कि नहीं लिखा? तो बेटा इतना तो समझ में आ गया होगा, तो कुछ पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब यहां पर एक पॉइंट समझो बेटा, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, यानी कि ये जो आरटीआई एक्ट है, तो इस आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार इस एक्ट में ये बात बोली गई कि भाई केंद्र में एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा, जिसको हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, और स्टेट में जो है राज्यों में क्या होगा, राज्य सूचना आयोग होगा। जिसको हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसमें टोटल जो है, इस कानून में टोटल 31 धाराएं हैं। हालांकि केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित देखें तो इसकी जो धारा 12 है, धारा जो 13 है और धारा जो 14 है, वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है। इस कानून की जो धारा है, जो धारा 15 है, जिसको हम सेक्शन कहते हैं, धारा जो 16 है और धारा जो 17 है, वो राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या है और राज्य सूचना आयोग है। हालांकि इस कानून के अंदर जो धारा जो सेक्शन 12 है, 13 है, 14 है, वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है, केंद्रीय सूचना आयोग की बात करते हैं, और धारा 15, 16 और 17 वो राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं। समझ में आ गया? तो हम सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसकी एक एक धारा को लेकर चलेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी। समझे कि नहीं समझे?
तो अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं इस कानून के तहत, धारा 12 है, 13 है, 14 है, और राज्य सूचना आयोग से संबंधित कौन कौन सी धाराएं, धारा 15, 16 और 17 हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? ये आपने बेटा लिख लिया कि नहीं लिखा? अरे नालायक को, लिख लिया कि नहीं लिखा? हालांकि यहां पर अगर हम थोड़ा बहुत समझ ले, यहीं पर केंद्रीय सूचना आयोग में अगर हम देखें, चलो खैर इसे तो मैं बाद में बता दूंगा, या अभी बताना चाहूं तो बता देता हूं। इसमें तो लिखा है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात लिखी है, यहां पर इसकी सेवा शर्तों की बात और पदावधि की बात लिखी है, ये पदावधि से संबंधित है। और धारा जो 14 है वो इसको जो इसके जो कमिश्नर होते हैं उनको हटाना, उससे संबंधित है। ऐसी यहां पर धारा 15 में राज्य सूचना आयोग है, यानी कि कहने का मतलब है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात की गई है। फिर इसमें यहां पर इसकी जो पदावधि है, यानी कि इसका कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित है। और यहां पर इसका संबंध हटाने से संबंधित है कि भाई इसके जो आयुक्त होते हैं, जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कैसे हटाया जाएगा। तो ये धाराएं इस तरह की बातें करती हैं। खैर हम सबसे पहले हम पूरा समझ लेते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या है और राज्य सूचना आयोग क्या है, फिर हम इसकी धाराओं के विषय में समझेंगे। ठीक है। सेवा शर्तों का मतलब होता है सर्विस कंडीशन, पदावधि का मतलब होता है टेन्योर, हटाने का मतलब है रिमूवल, और यहाँ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और आता है जो समझने वाला पॉइंट है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, इसमें 2019 में संशोधन भी हुआ है, जिसको हम सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 भी कहते हैं। और ये संशोधन हुआ क्या है? संशोधन ये हुआ है कि जो इसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें होती हैं और जो इसकी पदावधि होती है, इन पर जो अधिकार है अब केंद्र सरकार का होगा, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित हो, चाहे वो राज्य सूचना आयोग से संबंधित हो। यानी कि जहां पर इनका कार्यकाल पहले 5 वर्ष होता था, तो अब कार्यकाल कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगी। तो कार्यकाल अब कोई फिक्स नहीं है। इसके जो वेतन और भत्ते और जो सेवा शर्तें थी, पहले ये जो होती थी वो मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर जो मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के बराबर होती थी, बताऊंगा मैं अभी। लेकिन अब जो है वो केंद्र सरकार पर डिपेंड करेगा। तो ये 2019 में एक संशोधन भी कर दिया गया। ठीक है। तो अब सबसे पहले आप लिखो केंद्रीय सूचना आयोग। तो सबसे पहले हम केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसको हम CIC कहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। अब ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, अगर हम इसके रिगार्डिंग देखें तो इसमें क्या बोला गया है? तो यहां पर अगर हम देखें तो आप देखोगे यहां पर अगर हम बात करें तो इसका जो है एक चीफ इंफॉर्मेशन, कमिश्नर होगा, और इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, ज्यादा से ज्यादा 10। अगर हम बात करें कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, तो अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन राष्ट्रपति जो अपॉइंट करेगा वो एक यहां पर कमेटी बनेगी और उस कमेटी की सलाह पर करेगा, उस समिति की सलाह पर, जिसका हेड कौन होगा? PM जो होगा वो हेड होगा। एक अपोजिशन लीडर इन लोकसभा होगा, लोकसभा का विरोधी यानी कि लोकसभा का अपोजिशन लीडर, और एक कैबिनेट मंत्री होगा।
इस कमेटी की सलाह पर राष्ट्रपति जो है इसका मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो किसकी सलाह पर? कमेटी की एडवाइस पर, इस कमेटी की एडवाइस पर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और ज्यादा से ज्यादा इसमें मैक्सिमम क्या होंगे? 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां तक तो बेटा ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अब यहां पर बात है, एक पॉइंट है यहां पर, क्या इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है? क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? पुनः निर्वाचन? तो हालांकि इसका पुनः निर्वाचन तो नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे नो। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनता है तो वो बनाया जा सकता है, लेकिन बट इसका पुनः निर्वाचन नहीं किया जा सकता। यहां पर बात करते हैं कि भाई इसकी जो वेतन है, इसका जो भत्ता है और इसकी जो सेवा शर्तें हैं, सर्विस कंडीशन है, तो पहले वेतन भत्ता और सेवा शर्तें जो होती थी वो किसके बराबर थी? पहले CIC जो होता था, जैसे हम यहां पर देखें तो CIC का जो वेतन भत्ता होता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होता था और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का होता था EC के बराबर। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो आपका जो संशोधन 2019 का हुआ है सूचना के अधिकार में, उसमें यह बोल दिया गया है कि भाई देखो, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें ये अब किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड्स ऑन क्या होगा? डिपेंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो तय करेगी वो होगा। तो कहने का मतलब है कि 2005 का जब कानून बना तो उसमें तो ये था कि भाई मुख्य सूचना आयुक्त है, उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो मुख्य चुनाव अधिकारी यानी कि मुख्य चुनाव निर्वाचन जो होता है, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके बराबर होगा, और IC जो होगा वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगा। उसके बराबर वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, सेवा शर्तें वही होंगी। लेकिन अब ये 2019 के संशोधन में ये कह दिया गया है कि इसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन बात यह आती है कि सरकार ने ये तर्क क्यों दिया? साथ में एक और बात है कि जो इसका कार्यकाल था, आपने देखा होगा कि 5 वर्ष होता था और रिटायरमेंट टाइम कितना था? 65 वर्ष। लेकिन ये जो कार्यकाल है 5 वर्ष, तो कार्यकाल में भी ये कह दिया गया कि ये डिपेंड किस पर करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे अब डिपेंड करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कार्यकाल रखना चाहे वो 2 वर्ष रख सकती है, 4 वर्ष रख सकती है, 5 वर्ष रख सकती है। तो परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन ये हुआ है कि वेतन भत्ते और सेवा शर्तें और कार्यकाल में ये जो अधिकार है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा चुका है। यानी कि पहले कार्यकाल जो 5 वर्ष होता था, अब ये कार्यकाल को निश्चित कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 साल भी कर सकती है, 3 साल भी कर सकती है, 5 साल भी कर सकती है। ये टाइम टू टाइम उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा कोई फिक्स कार्यकाल इसका नहीं है। तो 2019 का जो RTI संशोधन हुआ है उसमें ये बदलाव, 2 तरह के बदलाव कर दिए। वेतन भत्ते सेवा शर्तें सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा, इसका कार्यकाल किस पे डिपेंड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। हालांकि अधिकतम एज इसकी 65 ही बची हुई है, वो 65 ईयर्स है। अब जो सरकार ने अपना तर्क ये दिया कि सूचना के अधिकार के जो मामले होते हैं वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर किसी को सही ढंग से सूचना नहीं मिलती है। जबकि ये जो CEC होता है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, इसकी जो रैंक है। तो इसका मतलब CIC की रैंक भी किसके बराबर होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। जबकि हाई कोर्ट जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग के डिसीजन को चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रैंकिंग में गड़बड़ी है, तो देन इसलिए बदलाव होना चाहिए। ऐसा जो है सरकार ने अपना पक्ष रखा, और यही कारण है कि सरकार ने कहा कि भाई ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम वेतन भत्ता सेवा शर्ता अपने अनुसार चेंज करेंगे और कार्यकाल अपने अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, ये जो है CEC IC के बराबर नहीं होगा। अब बात यहां पर एक और भी है कि अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, जो राज्यों के सूचना आयोग है, वहां पर भी उनके वेतन भत्ता और सेवा शर्तें और कार्यकाल से संबंधित कानून राज्य सरकार नहीं बनाएगी, उसका भी अधिकार केंद्र सरकार को होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार की अथॉरिटी केंद्रीय सूचना आयोग के पास भी हो गई और राज्य सूचना आयोग के पास भी हो गई। किसके रिगार्डिंग? वेतन भत्ता सेवा शर्तें और कार्यकाल के रिगार्डिंग।
इतना समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर इस बात को लेकर हालांकि जो अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, उसने बड़ा मुद्दा भी बनाया कि भाई सूचना के अधिकार को लाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क था शासन और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को तय करना, ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। लेकिन अगर वेतन भत्ते और सेवा शर्तें और कार्यकाल पर अधिकार अगर केंद्र सरकार का होगा तो कहीं ना कहीं इसकी जो पारदर्शिता है, इसकी जवाबदेहिता है, कहीं ना कहीं वो जो है सीमित होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने इस बॉडी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लिया है। और बीजेपी पर बार बार ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी जो है संस्थाओं को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में कर रही है। वो ये चाहती है कि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ हो। भाई आप देखो कि न्यायपालिका बेशक स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका जो है केंद्र सरकार के इशारे पे भी कहीं ना कहीं कई मामलों पर काम करती देखी गई है। आईआईएम के मामले पर, आईआईटी के मामले पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उनको अपने कब्जे में लेने का क्या प्रयास किया। ऐसे ही आपका केंद्रीय सूचना आयोग है, राज्य सूचना आयोग को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो आरोप लगे हैं वो बीजेपी के ऊपर कहीं कोई गलत आरोप नहीं लगे। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन संस्थाओं को अपने कंट्रोल में लिया भी है। अब जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली की सारी पावर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली। बेशक अरविंद केजरीवाल सिटिंग क्या है, सीएम है, लेकिन उपराज्यपाल को जो है क्या बना दिया, दिल्ली का सर्वे सर्वा बना दिया। तो दिल्ली की पावर अपने हाथ में ले ली केंद्र सरकार ने, ली कि नहीं ली? क्योंकि उपराज्यपाल किसका प्रतिनिधि है, राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति किसके इशारे पे काम करता है, केंद्र सरकार के इशारे पर। तो इसका मतलब अब दिल्ली पे पावर किसकी आ गई, गृह मंत्रालय की आ चुकी है। समझे? तो इसका मतलब दिल्ली सरकार अगर कोई भी अब छोटे से छोटा काम करेगी तो उसे उपराज्यपाल से पहले पूछना पड़ेगा, तभी वो उस काम को आगे बढ़ा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी के ऊपर अगर केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं तो आरोप गलत नहीं लगे हैं, बीजेपी ने ऐसा किया भी है। चलिए खैर, यहां तक तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये अधिकार अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ चुका है। इसके अलावा अगर हम इसके आगे देखें तो केंद्रीय सूचना आयोग में अगर हम आगे देखें तो अगर हम रिमूवल की बात देखें कि भाई जो ये आपका सीआईसी होता है और जो आईसी होते हैं, इनका जो रिमूवल है वो कौन करेगा? रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाएंगे। लेकिन किसकी सलाह पर? एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह इसके लिए बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति के लिए। यहां पर यह बोला गया है कि एक तो साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर के स्थान पर अगर वो साबित कदाचार करता है या वो असक्षमता है, यानी कि इनकैपेसिटी है, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और इंफॉर्मेशन और सूचना आयुक्त को हटा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देता है? अगर मैं वार्षिक रिपोर्ट की बात करूं, अगर मैं वार्षिक रिपोर्ट की बेटा बात करूं तो ये अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा या केंद्र सरकार को? जल्दी से बताओ, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको देगा? इसका आंसर बताइए कि केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? जल्दी से। तो यहां पर देव कह रहे हैं कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, निखिल कह रहे हैं कि सर प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को। बेटा आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट टू किसको होती है? सबमिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है, केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, ध्यान रखना। हालांकि इसके पास सिविल कोड जैसी पावर होती है। सिविल कोड जैसी पावर का मतलब है कि ये किसी अधिकारी को अपने ऑफिस में बुला सकती है, समन जारी कर सकती है, ठीक है, किसी बात की जांच कर सकती है। तो ये जो
हालांकि आपराधिक पावर नहीं होती है इसके पास, यानी कि सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है। इसको दंड देने का अधिकार सिर्फ इतना होता है कि अगर सूचना के अधिकार के तहत अगर कोई काम नहीं करता है तो हालांकि ये शास्ति का अधिकार रखता है। शास्ति का मतलब होता है पनिशमेंट का अधिकार भी इस संस्था के पास होता है। और पनिशमेंट अगर हम देखें तो इस संस्था के पास पनिशमेंट ये है कि अगर सूचना के अधिकार में देरी हुई या गलत सूचना दी गई तो 250 रुपये, यानी कि कहने का मतलब है कि 250 रुपये पर डे जो है क्या किया जा सकता है, फाइन लिया जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम किसी भी तरीके से ये 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं होगा? 25,000 से ये ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब पर डे का 25,000 नहीं है, टोटल का 25,000 है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये, अबे नालायक आ जाओ, पर डे जो है, जो पनिशमेंट है वो 250 रुपये का हो सकता है। जो सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं देता है 250 रुपये। लेकिन ये मैक्सिमम टोटल के रूप में कितना हो सकता है? मैक्सिमम ये 25,000 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, मान लो किसी ने सूचना 1 साल नहीं दी, चाहे दिन कितने भी हो, ये 25,000 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर मान लो किसी ने 5 दिन सूचना लेट कर दी तो वहां 250 के हिसाब से 5 की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये किसी भी तरीके से 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये बात यहां पर बोली गई है। तो कहने का या बताने का मतलब यहां पर यह हुआ कि वार्षिक रिपोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और सिविल कोर्ट जैसी इसके पास पावर है। सिविल कोर्ट का मतलब है समन जारी कर सकता है, किसी सूचना के अधिकार को लेकर या अन्य किसी बात को लेकर ये जो है जांच करने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो जो सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वही पावर इसके पास हो जाती है। पनिशमेंट के रूप में ये 250 रुपये पर डे के हिसाब से पनिशमेंट दे सकता है, जो कि मैक्सिमम टोटल 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझे इस बात को? इतना क्लियर हुआ? देखो एक बात ये बताओ कि मैंने अभी पब्लिक अथॉरिटी की बात की। सूचना के अधिकार के तहत सूचना सिर्फ जो पब्लिक अथॉरिटी लोक प्राधिकरण होते हैं सूचना वही मांगी जा सकती है। लेकिन आप लोगों का एक संदेह भी है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा है कि सर क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लोक प्राधिकरण में आते हैं? तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी लोक प्राधिकरण में आ सकते हैं। मैंने एक बात बताई थी कि सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई संस्थान वित्त पोषित है तो इसका मतलब वो लोक प्राधिकरण में काउंट होगा। जैसे मान लो कैरियर विल है, तो कैरियर विल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और सरकार अगर बच्चों को फ्री क्लास देने के लिए कैरियर विल से एक टाइप करती है कि भाई ठीक है, आप जो है लोक हित में जो है बच्चों को जो है फ्री में आप ऑनलाइन क्लास दीजिए, आपका खर्चा हम देंगे, हम आपको अथॉरिटी देते हैं और हमने आपको इतने का टेंडर दे दिया। तो मान लो कि कैरियर विल ने जो है फ्री क्लास चलानी शुरू कर दी क्योंकि सरकार ने कैरियर विल को टेंडर दे दिया है। समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो ये पब्लिक अथॉरिटी हो गई। भाई अप्रत्यक्ष रूप से जो काम सरकार को करना चाहिए था अब वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से काम कर रही है और सरकार के द्वारा कैरियर विल को वित्त पोषित किया जा रहा है। तो इसका मतलब अब ये लोक प्राधिकरण में कैरियर विल माना जाएगा। तो तब सूचना के अधिकार के थ्रू सूचना मांगी जा सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि कैरियर विल अपने आप में टोटली एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो देन सूचना के अधिकार के थ्रू सूचना नहीं दी जा सकती। समझे कि नहीं समझे? तो लोक प्राधिकरण में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? जो संविधान के द्वारा या संविधान में जो संस्थाएं वर्णित हैं या फिर संसद के द्वारा बनाई गई संस्थाएं या राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई बनाई गई संस्था है या इसके अलावा समुचित सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी स्थानीय या किसी यूनियन टेरिटरी के थ्रू अगर कोई संस्था बनाई गई है या वो संस्थाएं जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो वो भी जो है पब्लिक अथॉरिटी में काउंट होंगी। आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक पार्टियों को कई बार लाने का प्रयास किया गया है कि ये सूचना के अधिकार के तहत आनी चाहिए, लेकिन अभी तक राजनीतिक पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं आई हैं। समझे कि नहीं समझे? तो लोक प्राधिकरण का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि मैंने अभी तो एक एग्जाम्पल दिया था कि जो पीएम केयर फंड जो बनाया गया इसके तहत जो है सूचना मांगी गई कि भाई पहली बात तो ये आरटीआई के दायरे में आता है नहीं आता। तो पीएमओ ने कहा कि भाई ये नहीं आता है,
क्योंकि ये दान का पैसा है, कोई टैक्स का पैसा तो है नहीं, तो ये पब्लिक ऑथोरिटी में काउंट नहीं होता है और हम जो है इसके विषय में जानकारी नहीं दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्रिया तो पहली बात तो पॉइंट बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के विषय में और लिख लो। हालांकि केंद्रीय सूचना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो हबीबुल्ला थे। क्या नाम था, मुझे वो पूरा का पूरा नाम ध्यान नहीं है, लेकिन हबीबुल्ला थे जो कि फर्स्ट इसके जो है हेड जो थे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो फर्स्ट हेड थे वो कौन थे? हबीबुल्ला थे। और वर्तमान में कौन है वो आप देख लेना। फर्स्ट हेड इसके कौन थे? हबीबुल्ला, यानी कि वजाहत हबीबुल्ला थे, जो कि 2005 में बनाए गए थे। अब इसको अगर हम देखें तो अब जल्दी के साथ, थोड़ा तेजी के साथ हम ये कर लेते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर इसके जो इसकी धाराएं हैं वो धाराएं कौन सी हैं बेटा? वो 15, 16 और 17 हैं। राज्य सूचना आयोग इसको कहते हैं हम। अब आपने देखा होगा कि अगर यहां की बात करें तो इसका अपना एक हेड होता है, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, और साथ में इसमें कौन होगा? इंफॉर्मेशन कमीशन होंगे। अब इंफॉर्मेशन कमीशन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 10 यहां पर भी। और इनको अपॉइंट कौन करेगा बेटा? अपॉइंट बाय गवर्नर है, तो कौन करेगा? यहां पर राज्यपाल ही करेगा। लेकिन यहां पर एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी के एडवाइस पर राज्यपाल जो है इसके मुख्य सूचना आयुक्त को और सूचना आयुक्त को अपॉइंट करेगा। उसमें CM होगा, और CM कौन होगा? इसका हेड होगा। और इसमें एक कैबिनेट मंत्री होगा, जो भी राज्य का कोई कैबिनेट मंत्री, और फिर एक आपका अपोजिशन लीडर, इन लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, विधानसभा का विपक्षी दल का नेता, विधानसभा में विपक्षी दल का नेता, अपोजिशन लीडर। इतना समझ में आ गया आपको? यहां पर अगर हम बात करें कि इनके रिमूवल की, कि इनको हटाएगा कौन, तो यहां पर अगर हम रिमूवल की बात करें तो हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? यहां पर अगर हम देखें तो हटाने का अधिकार जो होगा वो गवर्नर के पास होगा, यानी कि बाय गवर्नर होगा। लेकिन किसकी एडवाइस पर? ये ध्यान रखना, एडवाइस किसके एडवाइस पर? एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही आएगा यहां पर। यहां पर आधार वही होंगे, साबित कदाचार होगा, असक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। यहां पर भी अगर हम देखें तो वेतन है, भत्ते हैं, सेवा शर्तें हैं, इनको लेकर कानून कौन बनाएगा? अब तो ये दे दिया है कि भाई केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले इसकी जो रैंक होती थी वो किसके बराबर होती थी? यहां CIC की जो रैंक होती थी वो किसके बराबर थी? पहले अगर हम देखें तो इसकी जो रैंक होती थी वो किसके बराबर होती थी? वो EC के समान होती थी, इलेक्शन कमीशन के समान। और IC की जो रैंक होती थी वो मुख्य सचिव के समान होती थी, जो स्टेट का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर दिया है कि अब केंद्र सरकार के कमांड में है स्टेट की भी पावर, और साथ में कार्यकाल यहां पर देखें तो पहले 5 साल और 65 साल था, लेकिन अब ये कार्यकाल की पावर किसके पास है? तो ये 5 वर्ष तो खत्म कर दिया है, और यहाँ 65 वर्ष तो है, 65 वर्ष ही है, 62 साल नहीं है। तो अब इसकी पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है कि कार्यकाल कितना होगा। तो इसका मतलब ये पावर राज्यों की जो है वो राज्य सरकार के पास नहीं है, ये भी केंद्र सरकार के पास ही है। कि इनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, यानी कि सैलरी, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन, साथ में टेन्योर, ये पावर किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। CIC का मतलब है कि जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये नियुक्त किसके द्वारा होगा? गवर्नर के द्वारा। किसकी कमेटी पर? ये कमेटी बनेगी। रिमूवल मतलब हटाना होता है। ठीक है, EC का मतलब इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन यानी कि इलेक्शन चुनाव आयोग है।
इतना क्लियर हो गया। और वो सब कुछ सारी चीजें बिल्कुल सेम हैं। यहां पर अगर हम आगे देखें, क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो हम कहेंगे क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो रीअपॉइंट का मतलब क्या है? पुनः नियुक्ति। तो कहने का मतलब है कि पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो हम कहेंगे कि पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब नो। लेकिन अगर कोई सूचना आयुक्त है तो उसको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, तो वो तो हो सकता है। सिविल कोड जैसी पावर होती है इसके पास। सिविल कोड जैसी शक्तियां होंगी। अगर हम वार्षिक रिपोर्ट की बात करें, एनुअल रिपोर्ट की बात करें, वार्षिक रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट ये किसको देगा? राज्य सरकार को देगा ये संस्था। पनिशमेंट, अगर दंड का प्रावधान देखें तो दंड का प्रावधान वही है कि 250 रुपये पर डे है। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये किसी भी हालत में टोटल का, यानी कि टोटल के रूप में 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम होगा। ये बेटा सीआईसी का मतलब है जो इसका मुख्य सूचना आयुक्त। तो स्टेट का भी तो जो हेड होगा मुख्य सूचना आयुक्त ही तो होगा। इसको हम कहेंगे सूचना आयुक्त, सूचना ये आयुक्त, और इसको हम क्या कहेंगे? सूचना आयुक्त बोलेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो सेंटर का मुख्य सूचना आयुक्त अलग होता है और स्टेट का अलग होता है। सेंटर के सूचना आयुक्त अलग होते हैं और स्टेट के सूचना आयुक्त अलग होते हैं। तो इसलिए हमने मुख्य सूचना आयुक्त को हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही तो कहेंगे और इसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहेंगे। रिमूवल का मतलब क्या होता है? हटाना होता है। क्या होता है? हटाना। ये अपॉइंट बाय, इसको क्या कहते हैं? नियुक्त करना। ठीक है, और तो सब हिंदी में है। तो ये जो सीआईसी है, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त है, इसकी रैंक इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इसकी रैंक मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के बराबर होगी। क्लियर है? तो ये जो इसका जो मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी है, इसकी रैंक ईसी की बराबर होगी और आईसी की रैंक मुख्य सचिव के बराबर होगी। संशोधन ये हुआ है आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये 2019 में हुआ है बेटा। सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें ये दो तरह के बदलाव वेतन भत्ते और सेवा शर्तें और कार्यकाल को लेकर किए गए हैं। तो यहां तक तो बेटा मैंने अभी तक ये बताया कि थोड़ा सा बताया सूचना का अधिकार क्या होता है, और इसमें जो धाराएं 31 होती हैं उसकी धारा जो 12, 13 और 14 वो केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित होती है। और केंद्रीय सूचना आयोग में जो धारा 12, 13 और 14 में क्या है, उस तमाम तरह की चीजें मैंने बता दी। ऐसी राज्य सूचना आयोग की बात जो है धारा 15, 16 और 17 में की गई है, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब की इसकी जो धाराएं 1 से लेकर 31 तक जो इंपोर्टेंट धाराएं उसमें क्या क्या है ये अभी बचा हुआ है, इसके विषय में भी हम बताएंगे। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हो जाएगा, तो कल इसको मैं फाइनल कर दूंगा। धाराएं बताने के बाद कुछ 5-6 क्वेश्चन भी बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक है बेटा ये, और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। यूपीएसआई के बैच में अगर हम देखें, यूपीएसआई का जब भी पेपर होगा
तो सूचना के अधिकार के तहत कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो सूचना के अधिकार को सही ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। कल की क्लास में सूचना के अधिकार को हम पूरा करवा देंगे और 5-6 क्वेश्चन भी बता देंगे इसके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अपोजिशन लीडर इन लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है विधानसभा में विपक्षी नेता। इसका मतलब है विधानसभा में विपक्षी नेता या विपक्ष नेता। समझ में आ गया? और एक बात और मैं आपसे कह दूं कि जो कोई अगर एमसीक्यू करना चाहता है तो अभी 9:30 बजे 10:30 बजे मेरा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटी अड्डा पे मैंने लिंक उस पर भेज भी दिया है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी फिलहाल फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन उसमें चल रहे हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, तो वो सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर पाएंगे वो मैंने वहां पर कल भी बताया था और आज भी मैं एक मैसेज कर दूंगा। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल पॉलिटी अड्डा है उस पर आकर जो है उसका लिंक मैंने भेज दिया है और 10:30 बजे से एमसीक्यू सीरीज लगभग आधे घंटे की या 45 मिनट की वो सीरीज होगी। तो उसको सभी जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि एक मेरी फ्री सीरीज और चल रही है और ये यूट्यूब चैनल पर है, उसका लिंक भी मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो हर रोज 11 बजे स्टार्ट होती है, हालांकि कल से 11 बजे से ही रहेगी, 11 से 12 का टाइमिंग रहेगा। तो वो भी आप लोगों के लिए फ्री है। फिर इसके अलावा कैरियर बिल पर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर एक मेरी फ्री क्लास चल रही है, वो सबके लिए फ्री है और जिसका टाइमिंग वो 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। तो वो भी फ्री है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बेटा ऐसी बात नहीं है कि हम लोग आप लोगों के लिए काम नहीं करते हैं भाई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो हमसे बेटा जितना बन सकता है हम उतनी फ्री क्लास या कुछ टॉपिकों को लेकर फ्री क्लास भी दे देते हैं। ओके, तो आज की क्लास बेटा यहीं पर ऑफ करते हैं। तो जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। अभी 10:30 बजे वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नमस्कार, जय हिंद। नहीं, यूट्यूब पे तो कल होगी ना, वो दिन में होती है यूट्यूब पे तो दिन में होती है 11 बजे।